अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 27 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। सेक्शन 28, 29 और 30 जो है वो आज कवर करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं, बुक सामने रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 28 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 28 कहता है कि पावर्स टू इन्वेस्ट ऑफिसर्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विद द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। इसकी वर्डिंग को समझना, इसकी डिस्क्रिप्शन को समझना कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद कहता है कि दी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, उसके पास ये इख्तियार है क्या कि मे इन्वेस्ट एनी ऑफिसर ऑफ लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी और एनी अदर ऑफिसर विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन। किसी भी ऑफिसर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर होगा या कोई अदर ऑफिसर जो उनकी जुरिसडिक्शन में फॉल करता है, उसको क्या कर देना, विद द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन का कौन होता है? SHO। ठीक हो गया, तो मुतलका SHO, उसकी पावर्स, इसको समझना कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कोई भी अफसर या कोई अदर ऑफिसर जो उनकी जुरिसडिक्शन में आ रहा है उसको जो है इन्वेस्ट कर देना विद द पावर्स ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के साथ, कि वो इन्वेस्टिगेशन करे किस चीज़ की, जो ऑफेंस हुआ है अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस हुआ है, मंशियात के मुतालिक कोई भी ऑफेंस हुआ है, उसके मुतालिक उनको इजाज़त दे दी गई कि आपको अगर फेडरल गवर्नमेंट पावर देती है तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 29 की तरफ चले जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने इसको अपने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। सेक्शन 29 ये कहता है कि प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल्स। प्रिजम्पशन के आगे लिख ले मफरूजा। मफरूजा से मुराद होता है फर्ज करना, प्रिज्यूम कर लेना, डीम कर लेना, तसव्वुर कर लेना, मान लेना। ठीक हो गया। उसके बाद इसके नीचे पॉइंट्स देखें। इसमें यह कहता है मींस किसी पर्सन के पास कोई भी इलिसिट आर्टिकल है, मींस कोई नारकोटिक्स के हवाले से है, कैनबिस, हेम्प है, अपरेटस है, मटेरियल है, किसी भी किस्म का इस सेंस में कोई मटेरियल है, तो यही प्रिज्यूम होगा और यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इससे बिलोंग करती हैं, ये सारी चीज़ें इसी से मिली हैं तो इसी से रिलेट करती हैं, ये प्रिज्यूम होगा। मीन्स किसी भी पर्सन के पास से आपको इलिसिट आर्टिकल मिलता है, कोई भी सब्सटेंस मिलता है मंशियात के वाले से, तो यही प्रिजम्पशन होगी, यही फर्ज किया जाएगा कि ये इसी के हैं, ये इसी से रिलेट करते हैं, ये इसी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आगे इसका पॉइंट लिखें। मीन्स इस सेक्शन को समझाने का मतलब देख लें। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पे। क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है और अक्यूज्ड के बारे में यही प्रिज्यूम होता है कि ये इनोसेंट है अनटिल प्रूव्स गिल्टी। क्रिमिनल केसेस में बारे सबूत जो होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पे। और जो अक्यूज्ड होता है, मुल्जिम होता है, उसको यही तसव्वुर किया जाता है कि ये इनोसेंट है अनटिल प्रूव्स गिल्टी, जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। लेकिन नारकोटिक्स में सारा का सारा मामला उल्टा है, इसके ऑपोजिट है, उल्टा है। इसमें यह कहता है कि अगर कोई पर्सन मंशियात के साथ या उससे रिलेटेड चीजों के साथ पकड़ा गया है तो वो प्रिज्यूम होगा गिल्टी अनटिल प्रूव्स इनोसेंट। ठीक है, वो प्रिज्यूम किया जाएगा गिल्टी जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता। क्रिमिनल केसेस में जो नॉर्मल क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें प्रिज्यूम क्या होता है? किसी मुल्जिम को पकड़ लेना, बारे सबूत बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है और मुल्जिम को यह तसव्वुर किया जाता है कि ये इनोसेंट है जब तक कि ये गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। लेकिन नारकोटिक्स के मामले में जब पकड़ा गया बंदा, ठीक है, उसको यही कंसीडर किया जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये गिल्टी है जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता। उल्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वो नोट कर लें। एक है 2012 PCR LJ 313 पिशावर। उसके बाद दूसरी साइटेशन है 2010 SCMR पेज 27। ठीक हो गया। अब यहां पे नीचे पॉइंट बना के लिखें कि बर्डन ऑफ प्रूफ
और ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ में क्या फ़र्क है? आपने कई जगह ये सुना होना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ क्या होता है। नॉर्मल यही होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक ही चीज़ है, ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ भी एक ही चीज़ है, मतलब यही समझा जाता है नॉर्मली। इसको समझना, एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, एक होता है ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ, मतलब दोनों का यही है बारे सबूत। बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पे आ गया वो उसी ने प्रूफ करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पे शिफ्ट नहीं होता। लेकिन जहां पे लफ्ज आया ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ का, तो इससे मुराद होगा कि बारे सबूत इस पे है, अगर इससे ये चीज साबित ना हो सकी तो ये बारे सबूत ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ शिफ्ट करके दूसरे पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? तो यहां पे सिंपल इसका कंसेप्ट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का लफ्ज जहां आया तो वो जिस पे है वो उसी ने साबित करना है, वो शिफ्ट नहीं होता। लेकिन जो ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ है वो जिस पे है, अगर वो नहीं साबित कर सका तो वो एक दूसरे पे शिफ्ट हो सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता, ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद अगला यहां पे देख लें पॉइंट, यहां पे नारकोटिक्स में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो पुलिस पे होता है। उसने साबित करना होता है कि ये मंशियात इस पर्सन की एक्टिव पोजेशन से निकली हैं, कि ये मंशियात जो है, नारकोटिक्स जो है, ये इस पर्सन की एक्टिव पोजेशन से निकली है। अब यहां पे पॉइंट नीचे यहां पे नोट कर लें कि एक्टिव पोजेशन का क्या मतलब है। एक्टिव पोजेशन, सिंपल पोजेशन का तो पता है कि ये कब्जे से मिल गई, इसके कब्जे से मिल गई या फलां चीज से मिल गई। एक्टिव पोजेशन क्या होता है? एक्टिव पोजेशन का यहां पे आप मतलब लिखें, इसका पॉइंट नोट करें। एक्टिव पोजेशन के आगे लिखें कि ये पुलिस ने साबित करना है कि एक्टिव पोजेशन किसकी थी, किसके कब्जे से ये चीज निकली है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? टोटली पुलिस पे, बारे सबूत टोटली पुलिस पे है, ये पुलिस ने साबित करनी है। आगे पॉइंट इसका लिखें कि एक्टिव पोजेशन से मुराद है मींस उस पर्सन के अपने कब्जे से निकली है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम से, घर से, दुकान से, वट एवर कहीं भी चीज से कोई नारकोटिक्स मिलती है तो जरूरी नहीं कि वो आपकी हो। आप डिनाई कर सकते हैं, आप इनकार कर सकते हैं कि मैं इस रूम, दुकान, फला फला में अकेला तो नहीं रहता, और भी लोग रहते, आते जाते हैं, और भी लोग रहते हैं, उनमें से भी किसी की हो सकती है। लेकिन अगर आप गाड़ी, घर, दुकान में अकेले रहते हो और आपको पता हो उस नारकोटिक्स का, तो फिर वो प्रिज्यूम होगा कि एक्टिव पोजेशन से मिली वो चीज, जैसे फिर वो यही प्रिज्यूम होगा कि इसी के पोजेशन से निकली है, क्योंकि ये अकेला रहता है और तो कोई रहता नहीं और उसको पता भी है इस मंशियात के हवाले से। ठीक है, तो ये एक्टिव इससे निकली है, तो ये एक्टिव पोजेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं इस रूम में अकेला हूं, मेरे से कोई चीज बरामद हो गई है तो ये एक्टिव पोजेशन है। मेरे साथ दो तीन लोग और रहते हैं, तो फिर अगर फिर निकलती कोई चीज तो वो एक्टिव पोजेशन नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूं भाई मेरी नहीं है, मेरे साथ और भी लोग रहते हैं यहाँ पे, पता नहीं किसकी होंगी। तो इस वजह से जिस बंदे के पास से वो चीज निकली हो, खुद पकड़ी हो पुलिस ने, ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिव पोजेशन। उसके बाद आगे देख लें कि जैसे पॉकेट से निकल आती है, वो एक्टिव पोजेशन है। यही केस होते हैं, मोस्टली लोग यही प्ली लेते हैं कि मेरी नहीं है। मीन्स इन शॉर्ट के एक्टिव पोजेशन से मुराद के आपके अपने कब्जे से बरामद हुई है, तो एक्टिव पोजेशन पुलिस ने साबित करनी है। बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस पर होगा अकॉर्डिंग टू साइटेशंस। ठीक हो गया? उसके बाद अगला पॉइंट इसी के अंदर लिखें, कह रहा है कि होल सब्सटेंस इज नारकोटिक्स। होल सब्सटेंस इज नारकोटिक्स, ये भी पुलिस ने साबित करना है कि वो सारा सब्सटेंस नारकोटिक्स है फ्रॉम लेबोरेटरी रिपोर्ट से चेक करके। मीन फॉर एग्जांपल, अगर 10 पैकेट, ये पॉइंट्स नोट करते जाना, अगर 10 पैकेट चर्च के निकले हैं तो हर पैकेट से 10 ग्राम, 20 ग्राम या जितने भी रिक्वायर्ड पार्टिकुलर वो चेक करने के लिए दे सकती, तो वो देगी लेबोरेटरी को चेक करने के लिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। मीन्स जितनी भी पकड़ी पुलिस ने चर्च वगैरह या कोई भी चीज, उसने हर चीज से चेक करवानी है फ्रॉम लेबोरेटरी। मीन्स अगर 10 पैकेट्स पकड़े हैं तो हर पैकेट का सैंपल लेबोरेटरी में देना है, कोई मिस नहीं करना।
अगर 20 पकड़ लिए और 5 पैकेट का सैंपल चेक होने के लिए लेबोरेटरी दे दिया और बाकी 20 पैकेट रहने दिए, उसका सैंपल नहीं दिया, तो यहां डाउट क्रिएट हो जाएगा और उसका फायदा, बेशक रिपोर्ट आ भी गई कि नारकोटिक्स है, लेकिन जो बाकी सैंपल जो थे वो चेक के लिए नहीं भेजे, तो उसका फायदा अक्यूज्ड को हो जाएगा, जो मोस्टली केसेस में होता है। इसलिए ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना एक एक चीज को जो पकड़ी है नारकोटिक्स से। ये भी बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस पर होगा अकॉर्डिंग टू साइटेशंस। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, इसकी बेस पर अक्यूज्ड मींस उस पर्सन को बरी भी कर दिया जाता है पुलिस की नेग्लिजेंस के ऊपर। ठीक है, ये सारा था मींस एक्टिव पोजेशन होल सब्सटेंस इज नारकोटिक्स। ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ था पुलिस के ऊपर। एक्टिव पोजेशन भी पुलिस ने साबित करनी है, होल सब्सटेंस इज नारकोटिक्स वो भी पुलिस ने साबित करना है। ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? पुलिस पे। ठीक है, उसके बाद जो है वो साबित कर देगी। जब पुलिस ये सारी चीजें साबित कर देंगी तो फिर जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ होगा, ठीक है, वो जाएगा अक्यूज्ड पे कि वो अब साबित करे कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रिजम्पशंस थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। उसके बाद आखिरी सेक्शन इसका कि सेक्शन 30 क्या कहता है। सेक्शन 30 कहता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, वो दस्तावेजात की बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स में बात ये कर रहा है मींस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उस पर्सन से रिकवर होंगे, मींस उस पर्सन की पोजेशन से निकलेंगे, तो उस पे सिग्नेचर या कुछ भी होगा तो यही प्रिज्यूम होगा कि ये उसी पर्सन के हैं। उसकी पोजेशन से कोई भी डॉक्यूमेंट निकला है, उस पे सिग्नेचर है या वट एवर कोई भी चीज़ है, तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा, यही तस्वर किया जाएगा, यही फर्ज किया जाएगा, मफरूजा मान लिया जाएगा कि ये उसी पर्सन के हैं, प्रिज्यूम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगली वीडियो में नेक्स्ट जो है वो सेक्शंस की तरफ मूव करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।